चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं और फिर टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, तो जरा देखो। अगर मैं एग्जांपल देता हूं वापस कुछ ये कॉम्प्लेक्स के लिए, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। तो भाई कैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या कुछ है जरा देखो, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे मेटल आयन जो है वो लिगेंड फील्ड में, मतलब इनके डी ऑर्बिटल डिवाइड हो चुके हैं। क्लियर है, इनके डी ऑर्बिटल क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। सो अब मान लीजिए कि मेरे पास आयरन के 5 डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 इस तरीके से थे। अब हमने कहा क्योंकि वीक फील्ड है, ये कैसा है, वीक फील्ड, ये लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, कम एनर्जी गैप दिखाएंगे। और ये हमारा Eg सेट है और ये हमारा T2G सेट था। ठीक है, अब आप सबको पता है यहाँ पे आयरन 3+ स्टेट में, अब 3+ स्टेट में तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होती है। नॉर्मल आयरन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 26 के लिए, आर्गन 18, ठीक है, 4s2 3d6, ये नॉर्मल आयरन की है। तो आयरन 3+ की कितनी होगी, यहां से आपके 2 जाएंगे और यहां से आपका 1 इलेक्ट्रॉन, यानी d5 कॉन्फ़िगरेशन। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। सो यहां पे d5 थे, लेकिन अब d जनरेट तो है नहीं, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब इन 5 को इन 5 लेवल में डिवाइड करना है। सो अगर ये गैप आपका कम है, यानी कि मैं लिखूंगा वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, ठीक है, वीक इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड में देखो एक चीज आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3। अब बात आती है कि जो आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में जाएगा या उसी ऑर्बिटल में पेयर करना स्टार्ट करें। तो ध्यान दीजिएगा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल वाली, ठीक है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये बहुत कम है। एक एनर्जी जिसे हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, वीक फील्ड में ये एनर्जी गैप कम है। तो एनर्जी गैप कम जब होता है तो जो अगला इलेक्ट्रॉन है या तो हम यहीं पे भरें, पेयर करवाना चालू कर दें, पेयरिंग करवाएं, या तो हम नेक्स्ट में लेके जाएं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये गैप कम है, देखो छोटा है ना, ये गैप कम है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है ना पेयरिंग के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड है, मतलब कहीं ना कहीं पेयरिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, पेयरिंग इज नॉट अलाउड। इस बात को समझिए जरा ध्यान से, जब P की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और गैप कम है तो अगला इलेक्ट्रॉन झट से अगले वाले लेवल में जाएगा। तो चौथा और यहाँ पे क्या, 5वां, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसमें जो आयरन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, आयरन की जो इस वाले में कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, आयरन जो 3+ में यहाँ जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो है T2G, यहाँ पे थोड़ा सा गलती से उल्टा लिख दिया, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे T2G और ऊपर Eg, तो यहाँ पे रहेगा T2G3 और Eg कितना होगा, 2। ठीक है, T2G3 और Eg कितना, 2। सो ये कॉन्फ़िगरेशन 1 मार्क में बहुत सिंपल सा पूछा जाता है और आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड में आपने देखा। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या है। सो आयरन यहाँ पे भी आपका 3+ स्टेट में है, मतलब उसके अंदर भी 3d5, यानी d में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, या नॉर्मली d5 सीधा लेते हैं, d में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इस वाले केस में आप देख पाएंगे कि वो जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे डिवाइड होंगे। और सबसे पहले आपको क्लियर कर दें तो यहाँ की जो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा होगी। तो मैंने लार्ज गैप दिखाया हुआ है। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रॉन भरना चालू करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे तो पहले लोअर एनर्जी में 1 हुन्स रूल को फॉलो करते हो, 2 3। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है या तो आप यहाँ पे लेके जाएं या फिर यहाँ भरें। तो अब ऐसे केस में समझिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा
जैसे कार्बोनिल सबसे आगे वाला ज्यादा, CO, CN, EN, NH3, NO2, ये जो टॉप 3 या टॉप 4 हैं उनके केसेस में स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। तो गैप ज्यादा दिखाएंगे, और जब ये गैप बहुत ज्यादा होगा तो आप समझ जाएंगे कि पेयरिंग एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए, तो वो लोअर एनर्जी हमको मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होंगे, मतलब अगला इलेक्ट्रॉन हाई लेवल पे नहीं जाएगा, वहीं पे आप फिलअप करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी आयरन 3+ की, इस वाले सिचुएशन में वो होगी T2G, क्या लिखेंगे, T2G4 आएगा, यहाँ 4 नहीं 5 आएगा काउंट करेंगे तो, और यहाँ पे 0 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही केसेस में हमने क्या किया है, हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया, साथ ही स्प्लिटिंग पैटर्न भी वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में बनाना सीख लिया कि कम गैप किस में रखना है और ज़्यादा गैप किस में रखना है। और इसके अलावा आपने जो ये वाली चीज़ सीखी है, कई बार वो कहते हैं कि डेल्टा O इज लेस देन P, तब कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो उस केस में गैप कम दिखाना और अगला इलेक्ट्रॉन आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। और अगर गैप ज्यादा हो और पेयरिंग एनर्जी कम हो, तो गैप जब ज्यादा होगा तो नीचे के सारे पहले भरने, उसके बाद अगला मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले लेवल पे आगे लेके जाना। तो जल्दी से ये वाली बात नोट कर लें, उसके बाद हम CFSE कैलकुलेट करते हैं और साथ ही साथ हम टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग पार्ट को भी समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेशन करना है अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी का, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको सबसे पहले बताते हैं। पैटर्न मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ ताकि टाइम थोड़ा और सेव हो जाए। सो -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा O इंटू एक्स प्लस, अभी मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, और पॉजिटिव 0.6 डेल्टा O इंटू ये आपका y। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है पहले समझते हैं। ये जो T2G लेवल यानी कि यानी इस वाली लाइन से देखें तो ये एनर्जी 3 लेवल की कम हुई है, ठीक है, कम हुई है। सो यहाँ पे ये जो आपका 2/5 है जिसको हम 0.4 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 0.4 डेल्टा O, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हुई है ना, तो यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। तो 0.4 टाइम्स इनकी एनर्जी डिक्रीज हुई है, ठीक, ऑफ टोटल एनर्जी, क्लियर। और यहाँ पे जो x है ना, ये x जो है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G लेवल। T2G लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे ये उनका मल्टीपल को रिप्रेजेंट करेगा x। साथ ही साथ 0.6 देखिए क्या है, कितने से एनर्जी बढ़ी है, तो 3/5 ऑफ डेल्टा O को क्या लिख सकते हैं, 0.6 पॉजिटिव होगा, ठीक है ये, हाँ 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। और ये y क्या है यहाँ पे, सो y है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन EG लेवल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं और अलग अलग केसेस में हम ये CFSE कैलकुलेट करते हैं। भाई अलग अलग केसेस में जैसे मान लो कोई मेटल है, कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके मेटल आयन के अंदर या मेटल एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं या 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है, ये 3 केसेस के लिए पढ़ते हैं। अब उस मेटल के साथ चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ताकतवर लिगेंड हो, या वीक फील्ड लिगेंड हो, भाई ऐसा है अगर तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन भरना है और वीक फील्ड लिगेंड है, कम एनर्जी गैप है, तो भी इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले में भरोगे, और बाई चांस अगर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग की, तब भी आप इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में भाई भरना, तो आप नीचे वाले में स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आप लोअर एनर्जी में भरेंगे। तो इन केसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी या कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे वाले में ही आपको भरना है। हाँ, अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन के लिए आएंगे तो 1 2 3, अब 4th या तो ऊपर जाएगा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिगेंड, ऊपर कब जाएगा जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, और नीचे ही कब रहेगा जब स्ट्रॉन्ग। तो उसके केसेस में यानी कि 4 5 6 के जो आगे चलने वाले हैं, इन केसेस में हम लोग वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में अलग अलग सीखते हैं। तो इन दोनों में मतलब ये वाले 3 केसेस के लिए हम पहले काम करते हैं। तो पहले केस में अगर देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G1 EG0, देखते रहना बहुत ध्यान से। इस वाले में देखो कुछ ये, और इस वाले में देखो ये आपका 3 EG0, क्लियर है बच्चों। अब CFSE कैलकुलेट करते हैं, चलो आओ आओ कैलकुलेट करो CFSE। 1 y की सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, और जो y है वो क्या है 0। तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं और इस चीज को खत्म करते हैं।
तो ये आपका 0.4 ऑफ डेल्टा ओ। नेक्स्ट वन, देखिए बहुत ध्यान से, इसमें भी 0 आएगा, y की वैल्यू 0 आएगी और ये आपका 0.8 हो जाएगा। लास्ट वन, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, फिर से ये 0 रहेगा और आपका ये रहेगा 1.2 नेगेटिव में। ठीक, तो इस तरीके से जल्दी से आप ये अच्छी से लिख लो और फिर चलते हैं D4 से आगे के केसेस में और चेक करते हैं कि उनमें CFSE की वैल्यू क्या होगी। नोट कर लो फटाफट। हाँ बच्चों, तो तैयार हैं? देखो ऑलरेडी आपके लिए सारा सेटअप लगा दिया है, अब बस आपको वैल्यू चेक करनी है और चीजें देखो। सबसे पहले लिखा हुआ है D4, अगर D में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे केसेस में ना 2 अलग अलग टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आएंगे भाई, अलग यानी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। कब? वीक फील्ड लिगेंड, अगर मतलब वीक फील्ड लिगेंड होगा तब अलग केस, मतलब अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा यानी ताकतवर लिगेंड अगर होगा तो उस केस में आपको कॉन्फ़िगरेशन अलग मिलेगी। अब चेक करो यहाँ पे, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ D4। अब D4 के केस में 2 केसेस पहले लिखे हुए हैं। पहला ये वाला जो केस है, पहला पार्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ताकतवर लिगेंड, ध्यान देना स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। क्या करेगा? ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। Eg और T2G लेवल के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होगा। ठीक, साथ ही साथ ये वाला केस भी देखो, डेल्टा O यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी मतलब पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए और पॉसिबल है, तो यानी पेयरिंग अलाउड होगी। इस वाले केस में क्या होगी? पेयरिंग अलाउड होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन की आप पेयरिंग करना चालू कर देते हो तो आपको पता है टोटल स्पिन की वैल्यू घटने लगती है। तो देखो एक और चीज तो लिख सकते हैं, लो स्पिन बनेगा, यानी ये जो केस होगा ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का केस होगा। जैसे D4 में कॉन्फ़िगरेशन है D4, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब पहले वाला केस में गैप जो है 5 ऑर्बिटल के बीच बहुत ज्यादा है। अब आपको समझ आ गया तो जल्दी हम खत्म कर देते। गैप अगर ज्यादा है तो 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन उसी में डालेंगे तो देखो कॉन्फ़िगरेशन T2G4 Eg0। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब सॉरी अगर वीक फील्ड लिगेंड का केस होगा, ये वाला बीच में लाइन डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, D4 की कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए करेंगे तो गैप कम होगा, यानी कि 4th इलेक्ट्रॉन अगले वाले में जाएगा, तब कॉन्फ़िगरेशन आएगी Eg वाले, T2G वाले में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg वाले में ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और x और y की वैल्यू यही होते हैं। यहाँ पे आपका x 4 है, ठीक है, y 0 है, उस फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आपका आंसर ही आएगा। तो आपको समझ आ गया होगा 5, 6 और 7 के केसेस में कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है और वैल्यूज पुट करके x और y की यानी इलेक्ट्रॉन्स की आप इनके लिए वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मली एंट्रेंस में बहुत अच्छा सवाल होता है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बात आती है D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो 3 कॉन्फ़िगरेशंस है ना, इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड हो, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इनमें सिर्फ एक ही टाइप का अरेंजमेंट होगा, हैव ओनली वन पॉसिबल अरेंजमेंट, देयरफॉर हैव फिक्स्ड CFSE वैल्यू। तो मैंने D8 के लिए लिखा हुआ है, T2G में 6 आएगा और Eg में 2। चाहे आप वीक फील्ड के केस की बात करो तो भी यही कॉन्फ़िगरेशन है, अगर स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो भी यही कॉन्फ़िगरेशन। सो सभी कॉन्फ़िगरेशन चेक करके आप वैल्यू चेक कीजिएगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी 1.2, कैलकुलेट करके आप खुद से चेक कीजिएगा। D9 के लिए आपकी आएगी इतनी और D10 के लिए कॉन्फ़िगरेशन और CFSE वैल्यू। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लें ये वाला डेटा। और अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो भाई मैग्नेटिक बिहेवियर, इसके बाद जब मैग्नेटिक बिहेवियर की बात आएगी तो आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का केस डील करना, सिर्फ इसी बात से डील करना है और कुछ नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, और अगर नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आफ्टर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द सेट्स, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, और अगर कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कम पैरामैग्नेटिक। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही काम कीजिए, बस कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के केस में तो बहुत ज्यादा आपका ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आराम से समझ आ जाएगा। तो अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसी होगी। तो नोट कर लें, मैग्नेटिज्म के बारे में जो भी बताया उसे भी अच्छे से लिख लें और आगे मूव करें।
चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। भाई टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए सबसे पहले बात करें तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होगा Ml4, और यहाँ पे लिखा हुआ है लिगेंड जो है वो इस बार कहां से आने वाले हैं, अलोंग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे लिगेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल एटम और आयन को फ्रॉम बिटवीन द एक्सिस। अरे एक्सिस के बीच से आ रहे हैं, बीच से। जैसे 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 मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब बना करके आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझा देता हूं। देखो देखो, ठीक, जैसे मान लो मेटल आपका सेंटर में है, ठीक है, मेटल आपका सेंटर में है और एक लिगेंड यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक इधर से और एक इधर से, अल्टरनेट कॉर्नर, ठीक है, अल्टरनेट कॉर्नर। और ये मैंने इनके लिए इस तरीके से, देखो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। और अगर आप एक्सिस की बात करें तो एक्सिस जो है क्यूब के कहां से होंगी, फेस के सेंटर से होंगी, ठीक है, इस तरीके से ऊपर और नीचे। तो अब लिगेंड की जो पोजीशन मैं एक तरफ हाईलाइट करूंगा, सिर्फ ये वाला देखो, ये ऊपर वाली एक्सिस है, y मान लो और ये x मान लो। तो y और x, लिगेंड कहां से आ रहा है, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है। भाई अगर ये y और x है तो ये बीच से आ रहा है, ये लिगेंड मान लो, ये यहां से आ रहा है, ये गोला बना रखा है ना, ये लिगेंड है, तो एक्सिस के बीच में से आ रहा है। तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा, इसका मतलब बिल्कुल एक्सिस के बीच में से अगर आएगा तो बिल्कुल वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं उनकी एनर्जी इस बार बढ़ जाएगी। मतलब 10 dxy, yz और zx will experience more repulsion and raised to their higher energy, raised to their higher energy level as compared to dz square x square minus y square और dz square। आपको ये वाली बात समझ आई? तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और ये मान लीजिए कि ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही पैटर्न जैसे आपने सीखा। ये फ्री मेटल आयन के लिए ये एनर्जी की एक्सिस है, ठीक है, ये फ्री मेटल आयन है आपका डी ऑर्बिटल, फ्री मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम और आयन। अब स्फेरिकल फील्ड में एनर्जी क्या हो जाएगी, जब एक साथ आ रहे होंगे और डायरेक्शन कंफर्म नहीं होगी तो एवरेज एनर्जी दिखाएंगे यहाँ पे, एवरेज स्फेरिकल लिगेंड फील्ड। अब जैसे ही लिगेंड्स की डायरेक्शन कंफर्म हो जाएगी तो ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक, दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। इस टुकड़े को E से लिखें, EG नहीं, E लिखना है और उसको T2 लिखना है, ठीक है। G क्यों नहीं लगाया अभी बता देंगे, ठीक है। E और T2, यहां रेफरेंस लाइन पूरा का पूरा जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा T टेट्राहेड्रल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहां पे जो राइज इन एनर्जी होगा वो होगा आपका 2/5 ऑफ डेल्टा T, और जो फॉल इन एनर्जी होगा वो होगा 3/5 ऑफ डेल्टा T। ऊपर 2/5 ऑफ डेल्टा T, नीचे 3/5 ऑफ डेल्टा T। क्लियर? दो सेट होंगे, T2 ज्यादा एनर्जी का और E इस बार कम एनर्जी का। T2 में आपके कौन से आएंगे लेवल, 1, 2 और 3, ये ऑर्बिटल्स हैं। और E में कौन से आएंगे, 1 और 2, ये वाले। यानी कि ये वाला जो केस है ये कब हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड। तो ये टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड में ऐसा आपको देखने को मिला, जहां पे डेल्टा T क्या है भाई, डेल्टा T क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी
ठीक है, या स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी हम बोल सकते हैं। लेकिन किस केस में ये टेट्राहेड्रल के केस में है, ठीक है, T से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑक्टा वाले में O से रिप्रेजेंट करेंगे। छोटी सी बात यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे लिगेंड 4 होते हैं और ऑक्टा वाले में 6 होते हैं, तो जो टेट्रा वाले की जो वैल्यू होती है ना वो ऑक्टा वाले से 4/9 टाइम्स होती है, ठीक है। ये अच्छा सा पॉइंट है, टेट्रा की कम होती है और उसके लिए ज़्यादा, और ये 4/9 फैक्टर से रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको क्या सिखाया, स्प्लिटिंग पैटर्न। सभी केसेस बिल्कुल इसमें भी सेम है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर होगा स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और अगर वीक फील्ड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, ठीक है। तो जल्दी से पैटर्न आप एक बार ड्रॉ कर लें और उसके बाद सभी केसेस सीखते हैं और एक बार देखते हैं क्या कुछ आगे बचा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने नोट कर लिया होगा और यहाँ तक मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। और यहाँ से रिलेटेड एक और अच्छी बात बताता हूँ। तो मान लीजिए कि अगर आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है और आपको D1 कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, क्या लिखनी है, D1 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। D1 लिखनी है, D2 लिखनी है, ये केसेस तो सेम होंगे, D1 और D2 केसेस सेम होंगे। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपको मतलब अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन रखनी है तो नीचे ही भरना होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, और D2 भरनी है तो भी नीचे ही भरना। मतलब इन दोनों के केसेस में कॉन्फ़िगरेशन आएगी, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी E1 और T2 0, और इसमें क्या रहेगी E2 और T2 0। देख पा रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर लेवल में ही पहले भरना है। तो दोनों ही केसेस में चाहे वीक फील्ड लिगेंड आपको दिया हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको दिया हो, ठीक। अब इन केसेस में CFSE का फॉर्मूला क्या होगा, तो बिल्कुल CFSE का फॉर्मूला भी सेम रखेंगे। बस आप देख लीजिएगा कि नीचे कौन सा एनर्जी लेवल है, ऊपर वाला कौन सा है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव में इस बार आएगा -0.6 डेल्टा T, ठीक है, इंटू X। X क्या है, E लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे, और यहाँ पे आएगा 0.4 डेल्टा T, और Y क्या है भाई, T2 लेवल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए, ठीक है। सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये काम करना होगा, ठीक। जबकि अगर हम बात करेंगे जो आपकी बाकी की केसेस, जैसे D3 की सपोज बात करते हैं या D4 की बात करते हैं या D5 सो ऑन, इस तरीके से, ठीक। तो इन सभी केसेस की अगर आप बात करेंगे तो वीक फील्ड में अलग केस आएगा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में अलग केस होगा। वीक का मतलब गैप कम रहेगा, यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले में जाएगा, ठीक है। थर्ड इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले में जाएगा, मतलब डेल्टा T जो होगा वो कम होगा। डेल्टा T किससे कम होगा, पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग नहीं होगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर मैं थर्ड वाले का एग्जांपल देता हूँ, लेकिन अगर वहीं पे मैं थर्ड वाले की ही केस की अगर बात करूँ और केस कौन सा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कैसा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, गैप जो होगा डेल्टा T वो ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी। तो इस केस में कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। जब गैप ज्यादा होगा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन नीचे ही फिल किया जाएगा। मतलब अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं थर्ड वाले के लिए, मैं कॉन्फ़िगरेशन इस वाले केस में दिखाऊं तो ये क्या रहेगा, इट इज E। आपका जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा पैटर्न कैसा है, वीक फील्ड है, ठीक। और जब वीक फील्ड है तो आप क्या करेंगे, 1 2, ठीक है, 2, और तीसरा कहाँ जाएगा, ऊपर वाले में। तो ये हो जाएगा E के अंदर 2 और T2 के अंदर 1, ठीक है। तो X और Y की वैल्यू वहां पे प्लेस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन भी होगी और CFSE भी आप निकाल लेंगे। साथ ही साथ इस वाले केस में 1 2 भर दिए हमने E में। अब अगला गैप तो बहुत ज्यादा है, पेयरिंग अलाउड नहीं है, पेयरिंग अलाउड होगी क्योंकि एनर्जी कम है, ये गैप ज्यादा है, तो अगला इलेक्ट्रॉन वहां डालने की बजाय कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 और ये रहेगा आपका T2 0, ठीक है। तो वीक फील्ड वाले में आगे चला गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में वहीं पे आप फिल करेंगे और नेक्स्ट वाला खाली रहेगा। दोनों वैल्यू यूज करके आप CFSE निकालें। इस तरीके से बचे हुए केसेस भी आप ट्राई करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज को
फिनिश कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फटाफट फटाफट आप एक बार D5, D6, D7 इस तरीके से सभी पैटर्न ट्राई करें और आप जरूर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फिनिश कर पाएंगे और सीख पाएंगे। हाँ बच्चों, तो अब फाइनली हम उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे हम सीखने वाले हैं इसकी बहुत बड़ी मेरिट यानी कि फ़ायदा कि इसने कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कैसे समझाया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। टाइटेनियम का एक आपका हमारा मतलब कॉम्प्लेक्स है, आपका और हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है। तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। यहाँ पे टाइटेनियम जो है लिगेंड फील्ड में प्रेजेंट है। टाइटेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये 3+ आएगा, है ना कि ये 0 और ये -3, ये +3 आएगा। अब टाइटेनियम यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखा जाए तो इसके 3D ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ और ये आपका 6 लिगेंड्स की फील्ड यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो आपको पता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होगा। आप भरते हैं जब इलेक्ट्रॉन तो पहले तो आप स्प्लिटिंग दिखाओ, ठीक है, लिगेंड प्रेजेंट है, वीक फील्ड बेशक है, स्प्लिटिंग तो होगी ना, d ऑर्बिटल तो डिवाइडेड है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बताया जाता है ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड है। कैसा ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड, मतलब अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो ये बताया जाता है वॉलेट कलर्ड होता है, ठीक है, वॉलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स है ये टाइटेनियम का। तो ये क्यों कलर्ड है, तो बताते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये एनर्जी गेन करके अपने इस T2G लेवल से EG लेवल में जब जाता है, ठीक, तो एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब कहीं ना कहीं ट्रांजिशन जो कर रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, देखो ये लोअर एनर्जी स्टेट में था, एनर्जी एब्जॉर्ब की हायर एनर्जी स्टेट में, मतलब एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर रहा है। और जब ये वापस आएगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, और जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की वो लाइट को लूज करेगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वो हमें नजर आएगा, मतलब वो कलर्ड नजर आएगा। क्लियर ये वाली बात? ठीक, तो देखा जाए तो लॉजिकली यहाँ पे जो मेन कारण है इसके कॉम्प्लेक्स होने का, मतलब मेन कारण है जिसके कलर्ड होने का, वो it is colored due to DD ट्रांजिशन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग इसे DD ट्रांजिशन बोल सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो DD ट्रांजिशन कर रहा है, इसी वजह से कलर्ड है। अगर इसी कॉम्प्लेक्स को मान लीजिए स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए, जब इसको स्ट्रांगली क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो यही कॉम्प्लेक्स कलरलेस हो जाता है। यही कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है, कलरलेस। तो ऐसा क्यों, तो बताया जाता है जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं ना, तो हीट करने पर इसके अंदर जो वाटर है ना वो लॉस हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये बचता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स था पहले अब वो नॉर्मल कंपाउंड की फॉर्म में है। तो टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड बना रहा है, सो यहाँ पे लिखूंगा नो लिगेंड फील्ड। अब इसमें कोई लिगेंड फील्ड नहीं है, ठीक है, नो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल डिवाइडेड नहीं है, thus नो DD ट्रांजिशन। तो आप इस बात को समझिए और बहुत अच्छे तरीके से कलर के बेसिस पे सवाल आएगा तो आप आंसर दे सकते हो। एक और बेस्ट एग्जांपल आप यहां ले सकते हो, कॉपर सल्फेट .5H2 होगा। ये आपको पता है ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ब्लू कलर का कंपाउंड है, और इसका सही फॉर्मूला अगर लिखा जाए, इसका करेक्ट जो फॉर्मूला है सही तरीके से लिखा जाए तो ऐसे करके आप सबको बताया गया होगा। इसका सही फॉर्मूला, इसमें 5 वाटर में से 4 वाटर जो होते हैं वो लिगेंड की फॉर्म में कॉपर के साथ एसोसिएटेड होते हैं और एक वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है सल्फेट के साथ। तो ये 4 वाटर जो हैं वो कॉपर के साथ लिगेंड की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, मतलब कॉपर का d ऑर्बिटल क्या है, डिवाइडेड है, 2 टुकड़ों में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, और इसीलिए इसके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो DD ट्रांजिशन कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस के लिए आप बहुत तरीके से इस चीज को सीखिएगा। साथ ही साथ अगर इसको भी हीट कर दिया जाए, इसको भी जब हीट कर देते हैं तो ये व्हाइट हो जाता है, आपको पता है, कलरलेस हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें भी लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। इस वाले केस में भी क्या होता है, पानी लॉस होता है स्ट्रांगली हीट करने पर। पहले अगर नॉर्मल हीट करोगे तो पहले ये वाटर हटता है, अभी भी ये कलर्ड रहेगा, लेकिन जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो जो लिगेंड की फॉर्म में वाटर था ये लॉस हो जाता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट नॉर्मल बचता है और इसमें भी एब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड हो जाती है। अब कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई d ऑर्बिटल डिवाइड नहीं होगा, जिसकी वजह से DD ट्रांजिशन पॉसिबल
नहीं है। तो दोनों केसेस अच्छे से नोट करें। और उसके बाद एक लास्ट चीज और बता देता हूं मैं आपको, कई बार क्या होता है कॉम्प्लेक्सेस का कलर अलग अलग होता है। भाई कॉम्प्लेक्सेस का कलर अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि किसी कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल है वो इतना डिवाइड है, मतलब इतना एनर्जी गैप है, वीक फील्ड कह सकते हो। और फिर एक और कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक और लिगेंड है लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, मैं ऑक्टेहेड्रल का पैटर्न बना के आपको समझा देता हूं। और एक और केस है जिसमें लिगेंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग पैटर्न बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि स्प्लिटिंग पैटर्न बढ़ाने का कारण क्या है, क्योंकि वो वाला केस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है, ये वाला केस आपका उससे कम स्ट्रॉन्ग, और ये वाला केस सबसे कम स्ट्रॉन्ग लिगेंड का है। ठीक है, तो ऐसे केस में देखा जाए तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा उसमें है, सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उस वाले केस में है। ठीक, और तो हम ये बता सकते हैं कि जो डी ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, नॉर्मल अगर कहें तो एनर्जी, नॉर्मल जो एनर्जी है आपकी वो उस केस में ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएट करेगा या कम? सो बिल्कुल सही सोचा भाई, जितना ज़्यादा एनर्जी होगा तो लो वेवलेंथ की लाइट रेडिएट करेगा, है ना। आपको याद होगा, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, hc/λ। ठीक है, तो एनर्जी अगर ज़्यादा लूज होगी तो वो लो वेवलेंथ की लाइट होगी। तो यहाँ से इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कलर होगा वो लो वेवलेंथ का होगा, लो वेवलेंथ का। ठीक है, जैसे ब्लू या वॉयलेट होगा। और इस साइड अगर हम जाएंगे, यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है इस साइड, और लैम्डा क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर इधर वाले केस की बात करें तो यहाँ पे हाई वेवलेंथ का कैरेक्टर होगा। कौन सा कैरेक्टर होगा? हाई वेवलेंथ। तो एक कंपैरिजन के बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ एनर्जी डाउन होगी, एनर्जी गैप कम है, ठीक, लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा और वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऐसे कंपैरिजन बेसिस पे भी आपको सवालों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और वो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके कुछ राइट साइड के और कुछ लेफ्ट साइड के एटलीस्ट याद करने की कोशिश करना, अदरवाइज आप पूरे अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि स्ट्रॉन्ग और वीक में आप डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, इस थ्योरी की लिमिटेशन एक ही थी, बहुत बढ़िया, उसमें ये था कि जो आपके जैसे मान लीजिए OH माइनस एक लिगेंड है और एक H2O है, ये न्यूट्रल है, तो ज्यादा ताकतवर लिगेंड कौन सा होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्रिएट करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, अटैचमेंट करेगा मेटल के साथ। ठीक है, तो इस वाले केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए और न्यूट्रल के केस में कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वो सीरीज देखोगे तो ऐसा नहीं है, न्यूट्रल वाले की स्प्लिटिंग ज्यादा है, वाटर पहले दिखाया होगा और OH बाद में दिया हुआ है। तो इसने ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि न्यूट्रल लिगेंड्स ज्यादा स्प्लिटिंग क्यों कॉज कर रहे हैं। ठीक है, और जो एनाइनिक हैं, जो नेगेटिवली चार्ज है, ये कम स्प्लिटिंग क्यों कॉज कर रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, जिसको आगे की कॉन्सेप्ट में लिगेंड फील्ड थ्योरी जो कि आपके हायर लेवल में होती है, ठीक है, उसमें इस चीज को समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये पूरा खत्म हुआ। अगर आपने बहुत अच्छे से इस पूरे टाइटल को सीखा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।